हमने देखा कि आप सरप्राइज़ विज़िट भी कर रहे हैं कि वहाँ पे स्टाफ ड्यूटी नहीं करते। ऐसे कंप्लेंट्स रेगुलरली आती हैं और राजौरी क्योंकि एक बहुत पहाड़ी इसका टेरेन है, तो कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जाने के लिए 4-5 घंटे भी लगते हैं। हमारे राजौरी में सर बहुत से आर्टिस्ट हैं, चाहे वो म्यूज़िक फील्ड से हो, चाहे वो स्पोर्ट्स फील्ड में हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री फील्ड में हो, तो बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। कि प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, कि प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि समटाइम्स द पर्सन हु इज़ गिविंग द ब्राइब ही विल नॉट टर्न अप। बहुत से हम कमेंट्स भी पढ़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यार कर रही है आपके राजौरी की यूथ। जब मैंने ज्वाइन किया था तो रेगुलर कंप्लेंट आ रही थी कि टाउन में कंजेशन है, ट्रैफिक जैम है, लोग स्कूल टाइम पे नहीं पहुँचते, ऑफिस में टाइम पे नहीं पहुँचते, ड्रग्स कंज्यूम किया जा रहा है। देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल इन लाइफ। You take an idea, you drink that idea, you eat that idea, you live that idea, make that idea your life, and then you will realize that idea. कई बार ऐसा आपको लगा कि आपने अपनी तरफ से बेस्ट दिया, मगर सोसाइटी में या बाहर आपके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से द हिमालयन टॉक शो द रियलिटी अनकवर्ड में और द वॉइस ऑफ राजौरी रेज योर वॉइस में। आज की स्पेशल पॉडकास्ट में, आज के स्पेशल कन्वर्जेशन में हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस साल का सबसे पहला पॉडकास्ट हमारा IAS अभिषेक शर्मा सर, डिप्टी कमिश्नर राजौरी हैं। आज इनके पॉडकास्ट में हम इनका स्वागत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सर की जर्नी के बारे में उनसे जानेंगे और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर का क्या रोल होता है और किस तरह वो पब्लिक के साथ डील करते हैं। आइए द हिमालयन टॉक शो में हम इनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि सर ने अपना कीमती टाइम दिया। सर स्वागत है द हिमालयन टॉक शो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू आशीष। सर तो कैसे हैं आप? थैंक यू, ऑल वेल। आपको मालूम है अभी थोड़ा मौसम भी अच्छा हो गया है, इट्स कोल्ड बट बहुत अच्छा लगा हिमालयन टॉक शो का पार्ट बनने। थैंक यू सर। सर बात करेंगे आपकी जर्नी की, आपकी स्कूलिंग की और आपकी IAS की जर्नी की। किस तरह आपने एग्ज़ाम क्रैक किया और कितना ज़्यादा फैमिली का आपके साथ कॉपरेट था? देखो आशीष, अगर आपको मालूम होगा कि आज से 10-15 साल पहले IAS के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस जम्मू कश्मीर में नहीं थी। मैं किश्तवाड़ के एक गांव से आता हूं और बचपन जो था बहुत नॉर्मल था, बहुत सामान्य था। मेरी जो शुरू की पढ़ाई है भारतीय विद्या मंदिर स्कूल में हुई है और कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक मैंने वहीं पे पढ़ाई की है। अगर बताऊं एज ए स्टूडेंट तो हमारी क्लासरूम का जो था वो हम नीचे टाट पे बैठ के पढ़ाई करना और उसके बाद क्योंकि मिट्टी का फर्श था तो लिपाई करा के और हफ्ते में एक बार, तो उस तरीके से जो क्लासरूम्स थे हमारे बहुत ज़्यादा वेल आज के टाइम पे जो स्कूल्स हैं उससे बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन जो मेन फोकस था हमारे क्लास में या स्कूल का, एक तो अनुशासन पे बहुत फोकस था, डिसिप्लिन पे बहुत फोकस था, और दूसरा किसी भी स्टूडेंट को किसी भी जो हमारे साथ पढ़ने वाले जितने भी छात्र थे, हर किसी को सोचने का और अपने आगे बढ़ के जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए एक प्रेरणा वो लगातार मिलती रहती थी। और मेरे को लगता है वही प्रेरणा जो है वो इंसान को एक नई दिशा देती है। और जहाँ तक बात IAS के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की है तो ये प्रेरणा जो है मेरे को मेरी माँ ने दी, और क्योंकि वो एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिस में काम करती थी और जब भी मैं उनसे मिलने ऑफिस में जाता था तो वहाँ पे मालूम पड़ता था कि यहाँ पे उस टाइम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट IAS ऑफिसर थे। तो फिर मैं उसके बारे में थोड़ा पढ़ना शुरू किया कि कैसे बनते हैं, क्यों IAS करना है। तो एक वहाँ से बचपन से कक्षा 8वीं से एक मन में एक स्पार्क थी कि देश का सबसे मुश्किल एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। और उस टाइम डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में कोई भी IAS का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया था। तो ये भी अंदर से एक मैं ये कहूँगा कि एक जुनून था कि पहला IAS ऑफिसर बनना है डिस्ट्रिक्ट में। हालांकि उसके बाद काफ़ी लोगों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, लेकिन ये जो बचपन की जो प्रेरणा थी या जो ये स्पार्क थी ये कंटिन्यू रही। और आगे आने वाले टाइम पे हमने इसको कोशिश की कि इसके एग्ज़ाम के लिए जो भी हो पाएगा, जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी उतनी मेहनत हम करेंगे। सर 2018 में जब आपने एक IAS एग्ज़ाम क्रैक किया, उस टाइम क्या आपकी एज थी?
मैं 25 ईयर्स के एज में मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट का एग्ज़ाम था। तो इससे पहले मैं 2 अटेम्प्ट ऑलरेडी दे चुका था और दोनों अटेम्प्ट्स मतलब पूरे तीनों अटेम्प्ट्स में जो IAS का एग्ज़ाम है इसमें 3 स्टेजेस रहती हैं। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम और लास्ट में पर्सनैलिटी टेस्ट जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं। और तीनों चरण में एग्ज़ाम को पास करना इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मेरा प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई हो गया था और मेरा इंटरव्यू तक पहुंच गया था। सेकंड अटेम्प्ट में दोबारा प्रीलिम्स, मेंस और फिर इंटरव्यू तक पहुंच गया था। और थर्ड अटेम्प्ट में वापस ये तीनों साइकिल्स में पहुंचने के लिए बहुत सारा पेशेंस, बहुत परसेवरेंस लगती है। और मैं फाइनली ये कहूँगा कि लुकिंग बैक इनटू दी करियर जो स्ट्रगल था, इट वाज वर्थ इट। सर, तो डिप्टी कमिश्नर हैं आप। एक डिप्टी कमिश्नर के क्या रोल रहता है सोसाइटी के लिए, पब्लिक के लिए? क्योंकि पब्लिक एक डिप्टी कमिश्नर को एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक बोलती है, और एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का क्या रोल रहता है और क्या विजन रहता है? सर, तो कितने डिपार्टमेंट्स आपके अंडर आते हैं? देखिए, अगर हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कि एक डिस्ट्रिक्ट को कैसे रन किया जाता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में अलग अलग लेवल पे आपको मालूम है, नेशनल लेवल पे भी एक डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ हैं, फिर स्टेट और यूनियन टेरिटरी लेवल पे भी एग्जीक्यूटिव है जिसको हम एग्जीक्यूटिव क्लास कहते हैं। इसी तरीके से जो ब्यूरोक्रेसी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल है उसमें हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जिसको हम लाइन डिपार्टमेंट्स कहते हैं, जिसमें चाहे वो डेवलपमेंटल डिपार्टमेंट्स हो या रेगुलेटरी डिपार्टमेंट्स हो या एसेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट्स हो। एसेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट्स, मेडिकल डिपार्टमेंट, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इस तरीके से डेवलपमेंटल डिपार्टमेंट्स में हमारा रूरल डेवलपमेंट हो गया, अर्बन डेवलपमेंट है, पब्लिक वर्क्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। तो इस तरीके से जितने भी हमारे मोर देन 30 डिपार्टमेंट्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कन्वर्ज होते हैं, और उन सभी रोल में एक रोल आ जाता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर का, जिसको हम DDC कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के तौर पे हम डेवलपमेंटल वर्क्स को रिव्यू करते हैं। डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट के लिए जो भी कमिटीज़ रहती हैं उसकी मीटिंग्स करने की बात हो या विज़िट करने की बात हो, फील्ड विजिट्स को चेक करके कि क्या गाँव के लेवल पे डेवलपमेंट हो रही है, किसी तरीके से कोई इश्यूज़ आ रहे हैं डेवलपमेंट प्रोसेस में, उसको रिजॉल्व करने की बात हो, तो ये एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर का रोल रहता है। इसके साथ में देयर इज़ अ रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रोल पे वो लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, जिसमें जितनी भी हमारी ज़मीन के जितने भी इश्यूज़ रहते हैं, चाहे वो ज़मीन की ट्रांजैक्शंस हों, चाहे वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टीज़ हों, चाहे वो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को दुरुस्त रखना हो, चाहे वो कन्वर्जन हो लैंड का, या चाहे वो लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस हो, इन सभी प्रोसेसेस में एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर DC की जिम्मेदारी रहती है। इसके अलावा देयर इज़ अनदर इंस्टीट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट DC इज़ द इंचार्ज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द डिस्ट्रिक्ट, जिसमें आपका एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का पार्ट आ जाएगा और एक पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट आ जाएगा। इन सबको कन्वर्ज करके एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की सर जब ये जिम्मेदारी रहती है। जब कोई भी स्टेप लेते हैं, जब कोई भी फैसला लेते हैं, तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का भी रोल? मैं आपको यही चीज़ कह रहा हूँ कि एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल सभी डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग पुलिस डिपार्टमेंट, सभी का कन्वर्जेंस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहता है। सर, बात करेंगे हेल्थ सेक्टर की। हमने देखा कि आप सरप्राइज़ विज़िट भी कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में जाके, और हम देखते हैं देर रात आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं, सरप्राइज़ विज़िट करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हेल्थ सेक्टर को कितना ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और कितना ज़्यादा लोगों को रिलैक्स मिल रहा है अब हेल्थ सेक्टर से? देखिए, कहीं पे भी अगर हम बात करेंगे सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की, चाहे वो हेल्थ हो या एजुकेशन हो, इसमें जो हमारी मैन पावर है, जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स है, जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और सपोर्टिंग स्टाफ, सिमिलरली एजुकेशन में टीचर्स और लेक्चरर्स वगैरह, तो इनका बड़ा रोल रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली जितनी भी सर्विसेज पब्लिक को देनी है वो उसी प्रोफेशनल ने देनी है जिसने जो ट्रेनिंग करके है, चाहे वो MBBS की ट्रेनिंग हो, चाहे वो नर्सिंग की ट्रेनिंग हो, या वो चाहे हमारे जितने भी आयुष के डिपार्टमेंट्स उनकी ट्रेनिंग हो। तो एक्सपर्ट्स के ज़रिए ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में स्टाफ है वो अपना काम जिम्मेदारी से करे, अपना काम लगन से करे और टाइम से करे। बहुत बार ऐसी कंप्लेंट्स ख़ास तौर से सुदूर इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में आती हैं कि वहाँ पे स्टाफ ड्यूटी नहीं करते। ऐसे कंप्लेंट्स रेगुलरली आती हैं, और राजौरी क्योंकि एक बहुत पहाड़ी इसका टेरेन है,
तो कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जाने के लिए 4-5 घंटे भी लगते हैं। तो उन जगहों पे कभी कभी ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं कि वहाँ पे डॉक्टर्स, हो सकता है कभी डॉक्टर्स ना आएँ, कभी कोई प्रैक्टिशनर ना आए या टीचर्स ना आए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसी व्यवस्था हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिसमें हम सरप्राइज इंस्पेक्शन को हमेशा अपने पार्ट में रखें, ताकि एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जब रहेगा तो हर कोई कोशिश करेगा कि अपनी ड्यूटी करने की। इसके साथ साथ बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी है कि जो जितने भी ऑफिसेज हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, सब में बायोमेट्रिक अटेंडेंस का एक प्रावधान रखा गया है। जितने भी एम्प्लॉयज़ वहाँ पे पोस्टेड हैं वो अपना अटेंडेंस जो आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक है उसके ज़रिए करते हैं। सर, पब्लिक दरबार में कितना ज़्यादा लोगों को हेल्प मिलती है, लोकल लोगों को, जब भी आप विज़िट करते हैं? देखिए, पब्लिक दरबार आपने एक पॉइंट इसमें रेज़ किया है, या पब्लिक दरबार कहेंगे उसको, पब्लिक मीटिंग कहेंगे, या फिर फील्ड विज़िट उसको कहेंगे। उसका ये पर्पज़ रहता है कि नॉर्मली हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में अपने ऑफिस में रहती है, लेकिन बहुत बार क्योंकि हर जगह से लोगों का आना पॉसिबल भी नहीं है, और ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लोगों का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुँचना बहुत मुश्किल है, उन जगहों पे जाके सभी डिपार्टमेंट्स को साथ लेके अगर वहाँ पे हम जाके एक रिव्यू करते हैं, लोगों की राय सुनते हैं, लोगों के इश्यूज़ को सुनते हैं, तो उससे बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो मौके पे ही रिजॉल्व हो सकते हैं। और बहुत छोटे छोटे इश्यूज़ रहते हैं जिसमें लोगों को, जो वहाँ के बाशिंदे हैं, उनको एक सोल्यूशन भी मिल जाता है, और जो चीज़ें गलत चल रही हों उसके बारे में भी फीडबैक मिल जाता है। सर, कई बार क्या होता है कि जैसे आपने अपनी तरफ से बेस्ट दिया अपना, तो कोई भी काम होता है तो उसमें क्या होता है कि कई बार ऐसा आपको लगा कि आपने अपनी तरफ से बेस्ट दिया मगर सोसाइटी में या बाहर आपके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे को लगता है कि हम जो भी काम करते हैं, तो देयर इज़ अ सेइंग कि वी आर ऑल लिविंग इन द ग्लास हाउस। हम जो भी काम करते हैं, हमारा जो भी कंडक्ट है ऑफिस में, वो आज के टाइम पे ट्रांसपेरेंट है, वो सबको मालूम है। तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग में कोशिश यही रहती है कि डिसीजन मेकिंग डेमोक्रेटिक वे में हो, और राय सबकी ली जाए, पहले ही मालूम किया जाए कि लोगों का इसके लेके क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, और जो भी डिसीजन लिया जाता है वो पब्लिक हित में लिया जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट में लिया जाता है। तो जो भी डिसीजंस पब्लिक इंटरेस्ट के डिसीजंस हैं उसमें हमें अभी तक कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कोई अपोजिशन रहा हो। हाँ, कभी कभी कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो बड़े बहुत सेंसिटिव डिसीजंस रहते हैं, जिसमें किसी न किसी का कोई स्टेक इन्वॉल्व रहता है। तो उसमें कभी ऐसा होता है कि आउट ऑफ 100 पीपल 3-4 माइट बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट डिसीजन, लेकिन वो एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है। जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात है, अभी हमने एक ऑर्डर निकाला था जिसमें हमने ट्रैफिक को सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे टाउन के अंदर हैवी व्हीकल्स को रेस्ट्रिक्ट किया, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था तो रेगुलर कंप्लेंट आ रही थी कि टाउन में कंजेशन है, ट्रैफिक जैम है, लोग स्कूल टाइम पे नहीं पहुंचते, ऑफिसेज में टाइम पे नहीं पहुंचते। तो 2-3 महीने के एनालिसिस के बाद एक सभी की राय ली गई, और ये हमने डिसाइड किया कि सुबह 8 बजे से लेकर और शाम को 8 बजे तक, जबकि ऑफिसेज, मार्केट, सब लोग बिजी रहते हैं, तब हैवी व्हीकल्स को टाउन के अंदर आने में प्रतिबंधित रहेगा, और वो टाउन के पेरिफेरी वाली रोड्स को यूज़ करके अपना कंडक्ट करेंगे, और रात के टाइम पे वो हैवी व्हीकल चल सकते हैं। तो ये ऐसा डिसीजन है जिसमें 90% में लगता है लोगों को इससे आराम मिलेगा, मिला भी होगा। अभी कंजेशन काफ़ी कम हुआ है टाउन के अंदर, लेकिन कुछ लोग हैं जिनमें हैवी व्हीकल के ड्राइवर्स हो गए, ट्रक ड्राइवर्स हैं, उनको इससे थोड़ी सी परेशानी ज़रूर हो सकती है। तो लेकिन मेन मकसद वही है कि सोसाइटी में एक बैलेंस क्रिएट करना है, और आम आदमी को, एक नागरिक को, एक सिटीजन को बेटर फैसिलिटीज़ देने के लिए कभी कभी एक ऐसे डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं जिसमें कुछ सेक्शंस अफेक्ट हो सकते हैं। सर, पहले आप डिप्टी कमिश्नर सांबा थे और अब आप डिप्टी कमिश्नर राजौरी हैं, तो हमने देखा कि राजौरी की यूथ आपके साथ बहुत ज़्यादा इंगेज हो चुकी है। सोशल मीडिया पे हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा इंगेज है, और बहुत से हम कमेंट्स भी पढ़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यार कर रही है आपके राजौरी की यूथ। तो वहाँ से यहाँ तक क्या कुछ अलग लगा राजौरी में आपको? देखिए, हर जगह एक कहते हैं भारत में हर मील पे पानी बदलता है और 2 मील पे उसकी ज़बान भी बदलती है, लेकिन जहाँ तक बात पब्लिक की करूँ या लोगों की करूँ, जिस तरीके से रिस्पांस लोगों का रहता है, तो पहाड़ी इलाकों में ख़ास तौर से मैंने देखा है कि बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाती है। ऐसा नहीं है कि बाकी इलाके में नहीं है, लेकिन क्योंकि अर्बनाइज्ड एरिया है, जहाँ जहाँ अर्बन डिस्ट्रिक्ट्स है,
वहाँ पे अब लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो बदल चुका है और वो अपने डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत बिज़ी रहते हैं और अपने बिजनेसेस में, अपने व्यापार में और अपने चीज़ों में। लेकिन जो दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे राजौरी है, पुंछ है, डोडा, किश्तवाड़, इन डिस्ट्रिक्ट्स में अभी भी जो लोगों का प्यार मोहब्बत है वो बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है मिलती है और एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसका पूरा सहयोग मिलता है। तो जितना कॉपरेशन, जितना सपोर्ट यहाँ पे लोगों के द्वारा मिलता है वो नेचुरली प्लेन के डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्यार हर जगह मिलता है, लेकिन कुछ जगहों पे ज़्यादा लोगों का कॉपरेशन और साथ रहता है। सर राजौरी हैं आप, और राजौरी की कोई फेवरेट डिश अभी तक आपको पसंद आई? राजौरी की एक तो यहाँ की लस्सी और एक तंदूर में बना हुआ मक्की का जो मक्की की रोटी है और साथ में उसकी एक चटनी। तो ये 3 चीज़ें मेरे को यहाँ की बहुत पसंद है। जब भी फील्ड में आप जाते हैं तो आप एक्सपेक्ट नहीं, जब भी नहीं जाता हूँ, लेकिन कभी कभी मैंने ट्राई किया है। इनफैक्ट 15 नवंबर को नेशनल ट्राइबल डे था, जनजाति गौरव दिवस। उसमें हमने कोशिश की कि एक ट्राइबल क्विजीन को हम इंट्रोड्यूस करें। जितने भी हमारे लोग उस दिन आए थे, हमने किचन ओपन किया उस दिन, जिसमें स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं थी उन्होंने राजौरी में जो फेमस यहाँ का क्विजीन है उसको बनाया। तो लोगों ने भी उसको बहुत पसंद किया। तो ये बड़ा अच्छा है यहाँ के जो प्रोडक्शन है, क्योंकि मक्की का बहुत अच्छा प्रोडक्शन है, मिल्क प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा है, वॉलनट प्रोडक्शन भी है। तो ये जितनी भी लोकल चीज़ों से बनी हुई व्यंजन है वो हमेशा अच्छे माने जाते हैं। सर बात करेंगे, आपने फैमिली के बारे में बताया कि फैमिली ने कितना ज़्यादा आपको कोऑपरेट किया था जब आपका एग्ज़ाम क्रैक हुआ। सर फैमिली में आपके फादर साहब भी इस फील्ड से थे? नहीं, मेरी फैमिली में ये मेरी मदर गवर्नमेंट ऑफिस में, मैंने बताया सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिस में क्लर्क थी। तो ऐसा कोई बैकग्राउंड सिविल सर्विसेज का फैमिली में क्यों था, पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं था। मैंने आपको बताया था कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में उस समय किसी ने भी IAS का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया था। कोई रोल मॉडल ऐसा नहीं था। सर एजुकेशन सेक्टर को भी लेके काम कर रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, क्या बेटर अपनी तरह से बेटर देने की कोशिश कर रही है? हाँ, तो एक बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया है, क्योंकि हम लोग भी जब काम करते हैं तो कुछ ऐसे इश्यूज़ रहते हैं जिसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं और कुछ इश्यूज़ हैं जो बहुत फंडामेंटल हैं, जो बहुत बेसिक हैं, बहुत ज़रूरी हैं, जैसे स्कूल एजुकेशन है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में मोर देन 1500 स्कूल्स हैं, उसमें गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं। और जो सबसे बड़ा इशू मेरे को लग रहा है अभी डिस्ट्रिक्ट में फेस हम कर रहे हैं, एक तो जो एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स है आफ्टर 8th क्लास वो काफ़ी कम है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ दरहाल, कोटरंगा, बुद्धल, ख्वास, इन इलाकों की। और दूसरा इशू आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू द क्वालिटी ऑफ आउटकम, लर्निंग आउटकम जिसको हम बात करते हैं। हर बार एक सर्वे होता है, उसमें एक लर्निंग आउटकम्स के ऊपर बात होती है कि क्या बच्चे फंडामेंटल मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन हो, कॉम्प्रिहेंशन हो इंग्लिश की, क्या ये कर पाते हैं या रट्टा चल रहा है अभी भी। तो ये 2 एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी भी गैप हैं, बहुत बड़े गैप्स हैं। उसको लेके कुछ कोशिशें की जा रही हैं बहुत ज़्यादा इसमें, क्योंकि एजुकेशन वैसा सेक्टर है जिसमें टाइम आपका बहुत लगता है उसको ठीक करने में, दुरुस्त करने में, और उसका रिजल्ट जो है वो लॉन्ग टर्म रहता है। तो अभी जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एजुकेशन में, जो हम फोकस कर रहे हैं, उसका रिजल्ट इस साल में नहीं आएगा, उसका रिजल्ट आने वाले 2-3 साल के बाद आएगा। तो पहली कोशिश, जैसे मैंने आपको बताया था, पहली कोशिश इस टीचर्स की प्रेजेंस। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स थे जब मैंने ज्वाइन किया था, देयर वर ऑलमोस्ट 60 स्कूल्स जिनमें सिंगल टीचर्स थे। अच्छा। और सिंगल टीचर स्कूल्स में प्रॉब्लम ये रहती है कि मान लीजिए टीचर कभी बीमार हो गए या कहीं उनको छुट्टी जाना पड़ रहा है, तो वो स्कूल जो है वो बंद हो जाता है, उनका अल्टरनेट नहीं है। कुछ स्कूल्स थे जिनमें 0 टीचर्स भी थे, मतलब बिकॉज ऑफ सम अटैचमेंट्स एंड किसी टीचर ने अपने आप को कहीं और अटैच कर लिया, तो वो स्कूल जो है वो बंद होने की कगार पे था। तो पहला जो था वो था कि हमारे ऐसे स्कूल्स ना हो जो सिंगल टीचर, हर स्कूल में देयर शुड बी एटलीस्ट 2 टीचर्स, कम से कम। अगर एक किसी वजह से स्कूल नहीं जा पा रहा है तो स्कूल बंद ना हो, जिससे कि पढ़ाई इफेक्ट ना हो। दूसरा है जो मेजर फोकस था कि स्कूल्स की रैशनलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं। स्कूल्स में रैशनलाइजेशन, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे हो सकता है 10 स्टूडेंट्स हैं और 5 टीचर्स हैं, जबकि वहाँ पे 5 टीचर्स की आवश्यकता नहीं है। तो उसको रैशनलाइज करके जो प्यूपिल टीचर रेशो है उसको मेंटेन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट में एक प्रयास किया जा रहा है। वो लगातार है, वो हमेशा चलता रहेगा। ये 2 चीज़ें फंडामेंटल थी ह्यूमन रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद जो नेक्स्ट फोकस हमारा है वो, जैसे लर्निंग आउटकम्स की मैंने बात की है, तो
तो लर्निंग आउटकम्स में जो एक पैटर्न बना हुआ था कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, मार्क्स लाने हैं, और वो उसके लिए, तो अभी भी उसमें जो बच्चे हैं उसमें हमने देखा है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बच्चे आते हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो उसके लिए क्योंकि पेरेंट्स हो सकता है बहुत बार पेरेंट्स इलिटरेट हों, तो ये हमने आइडेंटिफाई किया कि समटाइम्स बिकॉज ऑफ इलिटरेसी ऑफ पेरेंट्स बच्चा जो है वो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा है। और दूसरी चीज़ ये रहती है कि अगर इलिटरेट है पेरेंट और उसके साथ साथ उसको पढ़ाई को वैल्यू नहीं है। देखिए बहुत बार ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो खुद अनपढ़ हैं, लेकिन चूंकि उनको रियलाइजेशन है कि पढ़ाई से हमारे को कुछ डेप्रीवेशन हुई है, वो इंश्योर करते हैं कि उनका बच्चा पढ़ाई करे। लेकिन कुछ ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनको पढ़ाई में एजुकेशन की वैल्यू अभी तक नहीं है। तो वो भी कोशिश ये करते हैं कि बच्चा जो है वो भेड़ बकरियां पाले, गाय को ले आए, लकड़ी ले आए जंगल से, या पानी ले आए और उसमें या मजदूरी करे। तो ऐसे पेरेंट्स को मोटिवेट करना फर्स्ट स्टेप बनता है एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करने में। तो हमने एक कोशिश की कि जितने भी रिमोट एरियाज़ थे, बुद्धल, ख्वास, कोटरंगा, ये थाना मंडी और दरहाल, इस तरह के जगहों में जहाँ रिमोटनेस ज़्यादा है, उन पेरेंट्स में एक एक एडल्ट लिटरेसी कैंपेन स्टार्ट की जिसको उल्लास का नाम दिया जाता है। तो ये जो था एडल्ट लिटरेसी कैंपेन, ये पहले भी चल रहा था, लेकिन पहले इसको हमने इतना फोकस पे नहीं था। अब हम इसको बहुत एक मिशन मोड पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि पहले पेरेंट्स को हम पढ़ा बेसिक अल्फ़ाबेट्स 1 2 3 ABC, अलिफ, ये सब हम पेरेंट्स पे पहले फोकस करें। क्योंकि जब वो पेरेंट को रियलाइज़ होगा कि पढ़ाई से क्या चीज़ चेंज हो जाती है, वो ऑटोमेटिकली इंश्योर करेगा कि उनका बच्चा जो है वो स्कूल जाए। और जब स्कूल से वापस आता है तो कहीं घूमने फिरने ना जाए, ज़्यादा टाइम खेल कूद में ना लगाए, ज़्यादा टाइम पढ़ाई लिखाई में लगाए। क्योंकि अगर पेरेंट्स इस प्रोसेस में स्टेक होल्डर बनते हैं तो ऑटोमेटिकली लर्निंग आउटकम्स बढ़ जाएंगे। तो मैं इस चीज़ में बड़ा थोड़ा एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस से हमने स्टार्ट किया कि वी शुड टारगेट पेरेंट्स फर्स्ट। सर बात की जाए, आज भी बहुत से डिपार्टमेंट है जहाँ पर आज भी करप्शन होती है। तो आप एज अ DC क्या कुछ लोगों को अवेयरनेस देंगे कि किस तरह की वो करप्शन ना करने दें डिपार्टमेंट्स को? तो क्या कुछ रोल है आपका, क्या कुछ? देखिए, जहाँ तक बात करप्शन की है तो उसमें बहुत क्लियर है कि देयर आर एक्ट्स, देयर आर लॉज, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है। उसमें जो भी अगर कोई एम्प्लॉई या ऑफिशियल किसी भी ऑफिस में ब्राइब का डिमांड करता है तो उसके लिए आप अनोनिमसली कंप्लेंट जो है वो दे सकते हैं। देयर आर मेनी इंस्टीट्यूशंस, एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, CVC कहते हैं उसको, जिसके लिए विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाया जाता है। दूसरा एंटी करप्शन ब्यूरो है स्टेट UT लेवल पे, यहाँ पे भी उसकी कंप्लेंट दायर की जा सकती है। इसके साथ साथ आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑफिस, हर डिपार्टमेंट का एक डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑफिसर होता है, आप उनको इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन जो हमने रियलाइज़ किया है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, कि प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि समटाइम्स द पर्सन हु इज़ गिविंग द ब्राइब ही विल नॉट टर्न अप, वो भी कंप्लेंट नहीं करते। तो यहाँ पे एक माइंडसेट को ब्रेक करने की ज़रूरत है कि अगर कहीं पे भी कोई भी ब्राइब की डिमांड कर रहा है तो उसमें ना सिर्फ जो ब्राइब रिसीव कर रहा है, जबकि जो ब्राइब दे रहा है वो भी इक्वली उसमें इन्वॉल्व है। तो जब तक ये प्रोसेस में हम दोनों चीज़ों को कवर नहीं करेंगे और इंश्योर करेंगे कि देयर इज़ अ ट्रांसपेरेंसी, और ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि जितने भी हमारे ऑनलाइन सिस्टम्स हैं हम उनको दुरुस्त करें। आजकल एक पोर्टल है, मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा, JK समाधान करके एक पोर्टल है, वेब पोर्टल है और मोबाइल ऐप है, जिसमें आप कोई भी कंप्लेंट किसी भी डिपार्टमेंट की उसमें डाल सकते हैं। एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, जिसमें आप फ़ोन नंबर बेस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके बाद आपको जो भी कंप्लेंट जिस डिपार्टमेंट की है JK समाधान पे आप उसको डाल सकते हैं। और उसमें बहुत अच्छा एक सिस्टम है जिसमें आप अपनी कंप्लेंट्स को रेजोल्यूशन कर सकते हैं। तो जब आपकी कंप्लेंट ही डायरेक्ट एड्रेस हो जाएगी तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ गिविंग एनी ब्राइब टू एनीबॉडी। हमारे रजौरी में सर बहुत से आर्टिस्ट हैं, चाहे वो म्यूज़िक फील्ड से हो, चाहे वो स्पोर्ट्स फील्ड में हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री फील्ड में हो। तो बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। अभी रिसेंटली हमारे रजौरी में अबे सूदन जी हैं, जिन्होंने एक फ़िल्म अपनी बनाई है और रजौरी में ही वो फ़िल्म शूट हुई है।
और उन्होंने उस फिल्म को रिलीज़ करने के लिए वो जी जैसे चैनल्स जो एक बड़े लेवल के चैनल्स है वहाँ से वो रिलीज़ कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में जो जितने भी आर्टिस्ट हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कितना ज़्यादा रोल रहेगा, क्योंकि बहुत से क्रिकेटर जो हैं वो यहाँ से बाहर जा रहे हैं खेलने के लिए। तो ऐसे जो आर्टिस्ट हैं छोटे छोटे, तो क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आने वाले टाइम में क्या इन फ्यूचर ऐसे कुछ प्लान कर रही है उन आर्टिस्ट के लिए? हाँ, तो बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया। जहाँ तक बात आर्ट की है या एंटरटेनमेंट की है या टैलेंट की है, मैं ज़्यादा यूज़ करूँगा टैलेंट। आज के टाइम पे जब हम टीनेज में थे तो उस टाइम बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी चीज़ों को लेके। टैलेंट बहुत लोगों में टैलेंटेड थे, लेकिन अवेयरनेस के लैकिंग के कारण वो अपने मुकाम पे हासिल उसको नहीं कर पाए। बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन थे, लेकिन आज के टाइम पे मेरे को लगता है कि जितनी भी चाहे वो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हों, चाहे वो लोगों के बच्चों के खुद के इनिशिएटिव्स हों, चाहे वो इंटरनेट के सहारे जो बच्चे घर बैठ के खुद पढ़ाई कर रहे हैं और चीज़ों के बारे में नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं, तो बहुत सारे टैलेंटेड हमारे साथ युवा युवतियाँ आजकल हर जगह पे हैं। और गांव, दूर दराज के गाँव से लेके वो उस लेवल का काम कर रहे हैं जो, जैसे आपने कहा है कि एक मूवी जो है जो एंटायरली रजौरी में शूट होती है और उसके बाद जी पे उसको मिल जाता है, तो ये बहुत इंस्पिरेशनल बात है। और ये ना सिर्फ हमारे लिए इंस्पिरेशन है, बल्कि बाकी बच्चे बच्चियों के लिए जो अपना करियर इस फील्ड में बनाना चाहते हैं उनके लिए भी इंस्पिरेशन है, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए भी इंस्पिरेशन है, बाकी बच्चों के लिए भी इंस्पिरेशन है। इससे एक तो टैलेंट का हब, आप जो कह रहे हैं टैलेंट हमारा डिस्ट्रिक्ट का जो है उसको प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है, बल्कि उसके साथ साथ अपने साथ साथ जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं उसके साथ साथ जोड़ने की भी ज़रूरत है। तो जैसे आप ये पॉडकास्ट के ज़रिए लोगों को यहाँ बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉडकास्ट के लिसनर्स उनसे सुनते हैं, समझते हैं और इंस्पायर होते हैं। इसी तरीके से चाहे वो कोई सिंगर हो, अभी आपको मालूम होगा किश्तवाड़ से एक लड़की शीतल देवी ने जो है आर्चरी में अपना गोल्ड इंटरनेशनल लेवल पे हासिल किया। इसी तरीके से हमारे एक आर्चर जो हैं वो भी अभी अर्जुन अवार्ड के लिए उनका नाम जो है अप्रूव हुआ है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे युवा युवतियाँ जम्मू कश्मीर में हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये एक मैं ये कहूँगा ये एक ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए एक उम्मीद की किरण है कि यहाँ के जो युवा युवतियाँ इस तरीके से काम कर रहे हैं, जो कि ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे उसको फेम मिल रहा है, एक वो मिल रहा है। तो टैलेंट की कहीं कमी नहीं है। हाँ, इशू प्रॉब्लम आती है जो प्लेटफॉर्म की, उसको कद्र मिलने की। तो आपने इस पॉइंट को बखूबी रखा है और हम भी कोशिश करेंगे कि ज़िला प्रशासन में जहाँ तक हो पाएगा इन सभी आर्टिस्ट्स को कहीं ना कहीं कुछ प्लेटफॉर्म इकट्ठा कराने के लिए कोशिश की जाएगी। लेकिन सर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा काम कर रही है, जैसे मुमकिन स्कीम के अंडर भी जितने बेरोज़गार युवा जितने भी थे वो दूसरी तरफ जाते, जैसे ड्रग्स की ओर जा रहे थे। हमने देखे कि काफ़ी स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च हुई, जैसे मुमकिन स्कीम होगी, वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया रजौरी में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में। तो आने वाले टाइम में क्या कुछ और ज़्यादा इनिशिएटिव ले रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए, मैं आपको बात कहूँगा कि बहुत सारी स्कीम्स आपने सही रेज किया है। कुछ स्कीम्स का मैं आपको एग्जांपल दूंगा। एक हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, HADP उसको कहा जाता है। HADP लास्ट ईयर इम्प्लीमेंट हुआ था। 5000 करोड़ का इसमें बजटरी सपोर्ट था गवर्नमेंट का, और इसका टारगेट जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी इनकम को डबल करना है। लेकिन मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि इस स्कीम के ज़रिए मैक्सिमम नंबर ऑफ़ बेनिफिशरीज जो हैं वो यूथ हमारे सामने आ रहे हैं। चाहे वो मशरूम की प्रोडक्शन करना हो, कोल्ड स्टोरेज बनाना हो, एग्जॉटिक वेजिटेबल्स को डेवलप करना हो, क्योंकि ये वैसी चीज़ें हैं जिसमें देयर इज़ अ पोर्टल, एक पोर्टल है दक्ष किसान पोर्टल, जिसमें आप घर बैठ के एग्रीकल्चर के जितने भी अलग अलग चीज़ें हैं, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, मशरूम हो, मछली पालन हो, बी कीपिंग हो, उनके कोर्सेज़ हैं और वो सर्टिफाइड कोर्सेज़ हैं यूनिवर्सिटी के ज़रिए। तो घर बैठ के युवा युवतियाँ उसको कोर्सेज़ को पढ़ती हैं, उसका एग्ज़ाम लेती हैं, ऑनलाइन मोबाइल पे एग्ज़ाम हो जाता है और उसके बाद सर्टिफिकेट मिल जाता है। और ये वो प्रोसेस है जिसमें यूथ सबसे ज़्यादा आगे आ रहा है, और उसके बाद वो अपनी चॉइस का प्रोजेक्ट जो है उसके लिए अप्लाई कर रहा है और उसके प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करके ना सिर्फ वो अपना रोज़गार कमा रहा है बल्कि देश की जो फूड सिक्योरिटी है उसमें भी एक हिस्सेदार बन रहा है।
तो ऐसी स्कीम्स जैसे HADP की मैंने बात की, ये वो स्कीम्स हैं जो बिल्कुल फार्मर के लिए बनी थी, लेकिन इसमें भी हमने ये देखा कि फार्मर में जो यंग फार्मर्स थे जो एक टाइम पे फार्मिंग को छोड़ रहे थे, वो वापस अब एडवांस फार्मिंग, मैकेनाइज्ड फार्मिंग में आके वापस इसका पार्ट बन रहे हैं। सिमिलरली हमारे पास अभी आपने मुमकिन की बात की, तेजस्विनी स्कीम है, मिशन यूथ की बहुत सारी स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम PMEGP है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही थी कि बहुत सारे ऐसे लोगों ने रोज़गार खोले थे जो कुछ समय के लिए चले, उसके बाद वो रोज़गार में किसी को लॉस हो गया या मार्केट सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो प्रोडक्शन तो कर रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं कि बेचना कहाँ पे। इसके लिए इस साल UT गवर्नमेंट ने एक मिशन युवा की शुरुआत की है। मिशन युवा का यही पर्पज़ है कि जितने भी हमारे एंटरप्राइजेज़ हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उन सब का एक सर्वे किया जाएगा, और ये सर्वे 1 जनवरी से शुरू हो गया है। ये पूरा महीना एक सर्वे चलेगा जिसमें हर ग्राम पंचायत में, हर वार्ड में एक टीम जाएगी, इन्विजिलेटर्स की टीम जाएगी जो इस सर्वे को करेगी। तो पूरा ऑनलाइन ये सर्वे है, वो लोगों से मिलेंगे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या वो काम कर रहे हैं, कब से काम कर रहे हैं, कहीं कोई को प्रॉब्लम आ रही हो, मार्केटिंग में प्रॉब्लम आ रही हो, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स में प्रॉब्लम आ रही हो, और इस सर्वे का सारा डेटा इकट्ठा करके इसके बाद इसके ऊपर एक रिसर्च होगा और उनको गाइडेड सपोर्ट दिया जाएगा। तो इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेंटर्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा जो इन युवाओं को, इन युवतियों को जो एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस भी हैं लेकिन उनको आगे लेके जाना चाहते हैं। तो एक ऐसा एक नया सिस्टम जो है वो भी शुरू हुआ UT गवर्नमेंट के ज़रिए, इसका नाम मिशन युवा है। तो जितने भी आपके चैनल्स के ज़रिए एंटरप्रेन्योर्स इसको सुन रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस सर्वे को कोऑपरेट करें। जब भी आपके पास वो टीम आए उसमें सही जानकारी दें, और ये टीम जो है इस डेटा को एक ऑनलाइन पोर्टल में फीड करेगी, और इसके ऊपर बहुत सारी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की रिसर्च होगी और प्रॉपर सपोर्ट इंश्योर किया जाएगा अगले आने वाले 4-5 सालों तक कि किस तरीके से उनको प्रॉपरली गाइड किया जाए ताकि वो बिजनेसेस जो हैं वो सक्सेसफुल बन जाए। सर, बात करेंगे पेंशनर्स की। बहुत से लोग रूमर्स फैलाते हैं सोसाइटी में कि जितने भी हमारे पेंशनर्स हैं, चाहे वो ओल्ड एज हैं, चाहे विडोज़ हैं, चाहे डिसेबिलिटी जो पेंशन लेते हैं, कि आने वाले टाइम में कुछ UT एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या उनके लिए कुछ पेंशन्स को कुछ बढ़ाया, ऐसा कुछ? देखिए, जहाँ तक पेंशन्स को अमाउंट को बढ़ाने की या उसकी बात है, वो एक पॉलिसी डिसीजन रहता है, वो मेरे लेवल पे डिसीजंस नहीं है। बट हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि जेन्युइन बेनिफिशरीज जो है वो लेफ्ट आउट ना हो, और ख़ास तौर से जैसे आपने बात की ओल्ड एज एंड विडोज़, तो बहुत सारे ऐसे भी दूर दराज इलाके हैं जहाँ पे लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं रहता, अवेयरनेस नहीं रहती। तो पहला स्टेप हमारा होना चाहिए हॉरिजॉन्टल कवरेज, कि हमारे अगर 100 लोग एलिजिबल हैं तो सबसे पहले हम 100 लोगों को कवर करें, क्योंकि ये पेंशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो जिसका कोई आधार नहीं है। मान लीजिए कोई 80-90 साल की कोई बूढ़ा या बूढ़ी औरत है जो बहुत दूर दराज इलाके में रहती है, जिसके पास खाने के लिए या उस तरीके से रिसोर्सेज नहीं है। तो हमारा पहला कोशिश होना चाहिए कि हम उन लोगों को कवर करें जो अभी भी लेफ़्ट आउट है। आज की डेट में भी मैं गारंटी देता हूँ कि बहुत सारे जगहों पे हमने कैंप्स किए, बहुत कोशिश की इनरोल करने की लोगों को, चाहे वो ग्राम पंचायत के ज़रिए हो, चाहे ब्लॉक के ज़रिए हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लोग ऐसे हमें मिल जाते हैं जो कवर्ड नहीं रहते। और स्पेशली मैंने ये चीज़ देखी है जो हमारी डिसेबिलिटी पेंशन्स हैं, उसमें अभी भी हम लोगों को काफ़ी गैप अभी भी मिल रहा है। तो उसके लिए एक UD ID कार्ड की आवश्यकता रहती है, यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड की। वो प्रोसेस भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम कैसे फास्ट करें। मेन हमारा जो पर्पज़ एक डिस्ट्रिक्ट लेवल है वो है पेंशन्स के बेनिफिशरीज़ को, जेन्युइन बेनिफिशरीज़ को सबको मिले। बाकी जो आप पॉइंट कह रहे हैं वो एक पॉलिसी डिसीजन है। सर, राजौरी में बहुत सी जगह अभी ऐसी हैं जहाँ जैसे ब्रिजेज़ हो गए, काफ़ी काम कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा रुका हुआ है, तो लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कितनी जल्दी वो आप बिल्कुल सही आपने पॉइंट रेज किया है। बहुत सारे मैंने आपको शुरू के ही जब बात हो रही थी मैंने कहा था कि एज अ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हमारा एक रोल रहता है कि डेवलपमेंट प्रोसेस में जहाँ पे भी इम्पेडिमेंट्स हों, जहाँ पे भी कोई रुकावटें हों, उनको आइडेंटिफाई करना और उनका जो सोल्यूशन है, रिक्विजिट सोल्यूशन है, उसकी तरफ लेके जाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसी स्कीम्स हैं जहाँ पे कुछ रोड ब्लॉक्स हैं। रोड ब्लॉक अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। कहीं पे रोड ब्लॉक फिजिकल रोड ब्लॉक्स हैं, कोई डिस्प्यूट
किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है उसको भी रिजॉल्व किया गया है। बहुत सारी रोड्स अभी हमने कंप्लीट कर ली जहाँ पे लोकल लेवल डिस्प्यूट्स थे और किसी के पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से वो रोड का काम रुका हुआ था, वो हमने रिजॉल्व कर लिए हैं। दूसरे लेवल का जो इशू रहता है वो है लैंड एक्विजिशन, कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में लैंड इन्वॉल्व रहती है, उसमें लैंड एक्विजिशन का एक प्रोसेस रहता है। तो लैंड एक्विजिशन प्रोसेस को एक्सपेडाइट करने के लिए रेगुलर रिव्यूज़ किए जाते हैं। कुछ केसेस जो हैं वो सब जुडिस हो जाते हैं, कुछ केसेस जो हैं कोर्ट में चले जाते हैं। तो वहाँ पे एक थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वो उसमें मैं ज़्यादा उसके ऊपर बात नहीं करूँगा क्योंकि वो कोर्ट का परव्यू है। वो प्रॉब्लम्स कभी कभी हमें फेस करनी पड़ती हैं प्रोजेक्ट्स में। थर्ड इज़ सम फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, जिसमें जैसे आपको मालूम है कि एक बजट का साइकिल रहता है कि हर साल एक बजट बनता है, उसके बाद उसकी एलोकेशन होती है, फिर फंड रिलीज़ होते हैं और वापस 31 मार्च तक वो फंड्स जो हैं वो फ्लो में रहते हैं, उसके बाद वो फंड्स लैप्स हो जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें फंड्स पिछले सालों में कुछ फंड्स लैप्स हो गए बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़, और उनको हम लैंग्विशिंग प्रोजेक्ट्स मानते हैं जो काफ़ी सालों से अटके हुए। तो ये सारे के सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए एक रणनीति बनाई गई है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और कोशिश यही है कि जितने भी पेंडिंग इश्यूज़ हैं, जैसे आपने बताया है 2 ब्रिजेस का नाम मेरे को भी मालूम है, तो उनके ऊपर कार्रवाई जल्दी हो जाएगी, तुरंत हो जाएगी। और मैं एश्योरेंस दूंगा कि ये प्रोसेसेस में है और ये स्टेप बाय स्टेप का एक पार्ट रहता है। इसमें कोशिश रहती है हमारी कि मार्च से पहले पहले, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग से पहले पहले ये इश्यूज़ क्लियर हो जाए। सर बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी की। सर आपकी पूरी होल लाइफ में आप स्पिरिचुअलिटी पे कितना ज़्यादा बिलीव करते हैं? स्पिरिचुअल लाइफ क्या एक यंगस्टर्स की होनी चाहिए? आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है, बहुत इंटरनल और बहुत बेसिक फंडामेंटल ये पॉइंट है स्पिरिचुअलिटी का। हम लोग, जैसे हमने कहा है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, अपने फिजिकल हेल्थ के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर, बट एज अ ह्यूमन बीइंग, एज जब हम शांत रहते हैं, अकेले उसमें रहते हैं, तो तब हमें क्या चीज़ एक पीस देती है। तो चाहे उसको हम स्पिरिचुअलिटी का नाम दें, चाहे उसको आध्यात्म का नाम दें, तो ये एक ऐसा फेज़ है हमारी लाइफ का जो ना सिर्फ उस व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है जो एक मोक्ष के लिए या फिर एक रिलीजियस वे में उसको अचीव करना चाहता है, लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल भी है या कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, उनके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। बिकॉज़ ये प्रोसेस अपनी सोल के साथ अपने आप को कनेक्ट करने की बात है कि हम जितना अपनी सोल के साथ कनेक्टेड रहेंगे उतना हमारे काम, डेली का जो रोज़मर्रा का काम है, उसमें एक खूबसूरती आएगी और उसको हम निष्काम भाव से करेंगे और उसमें क्वालिटी भी ज़्यादा आती है। तो एक बहुत पुराना, आपको महाभारत का वो एपिसोड मालूम होगा जब अर्जुन जो है वो एक युद्ध के मैदान में जब डायलेमा में थे, जब उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, तो कृष्ण ने उनको मैसेज दिया, उनको समझाया, और ये स्पिरिचुअल ज्ञान था। तो एक वॉरियर के लिए भी स्पिरिचुअल ज्ञान उस समय आवश्यक था कि सत्य क्या है, आत्मा क्या है, उस तरीके की चीज़ें थी जिससे उनको रियलाइज़ हो कि कर्म करना कितना आवश्यक है। उसी तरीके से हमारे लिए, चाहे वो हम प्रशासन के लोग हैं, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, ये जो एक इंटरनल टॉक होता है अपने आप के साथ, एक जो इंटरनल कम्युनिकेशन होता है, ये बहुत ज़रूरी है। और इसको हम जितना इस पे जितना काम करेंगे उतना ही एक तो लाइफ में भी पीस रहेगा और एक हमारे काम में भी एक जो है वो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा। तो निष्काम कर्म करना ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और सभी धर्म, सभी रिलीजन्स, चाहे वो इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, जुडाइज़म है, सिखिज़म है, सब लोग इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि अच्छे कर्म करने के ऊपर, हम इसको अच्छा कर्म करना कहें, लेकिन उसका जो फंडामेंटल है वो वही स्पिरिचुअल है कि हम लोग अपने आप के साथ कितना कनेक्टेड है। सर अभी हमारे रजौरी में बहुत सी यूथ है जो ड्रग्स की ओर है, और काफ़ी आपने और एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी ज़्यादा इसमें काम भी किया है ड्रग्स को रोकने के लिए। अभी हमने देखा कि यूथ जो है वो ड्रग्स से हटकर इलेक्ट्रिक ऑटोज हो गए, उनकी तरफ जा रहे हैं। तो आपका कितना ज़्यादा रोल है? हमने देखा कि आपने काफ़ी PSA भी दिए हैं जो वायलेशन कर रहे हैं, तो कितना ज़्यादा रोकथाम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है और इन फ्यूचर कितना करेगी? हाँ, आपने ये एक सबसे इम्पोर्टेंट आज के टाइम का एक इशू बन के आया, सोशल इशू बन के आया, जो ड्रग्स का महामारी जिसको हम कह सकते हैं एक तरीके से, कि हमारे जो यंग जनरेशन है और यंग जनरेशन की जो लोअर एज लिमिट है
उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि हमने वैसे भी केसेस देखे हैं जिसमें 13 साल के 14 साल के बच्चे बच्चियाँ वो भी इस बीमारी का पार्ट बन चुके हैं, ड्रग्स का हिस्सा बन चुके हैं। और ड्रग्स को अगर हम समझेंगे तो ड्रग्स एक इकॉनमी है, इसमें बहुत बड़े लेवल पे लोग इसके साथ जुड़े हैं, और कहीं ना कहीं इसके जो नेटवर्क्स हैं वो अक्रॉस द बॉर्डर से इसमें रहते हैं, क्योंकि लोकल ड्रग्स का एज सच प्रोडक्शन तो नहीं रहता, लेकिन ये कहीं ना कहीं स्मगलिंग जिसको हम वर्ड कहते हैं वो पार्ट रहता है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी ड्रग्स का काम है इसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है एट डिफरेंट लेवल्स। कोशिश ये रहती है कि हम अपने युवाओं को, अपनी युवतियों को इस बीमारी से दूर रखें। उसके दो तरीके हैं, एक तो लोकल लेवल इन्फोर्समेंट है कि जहाँ पे भी कोई इस तरह की कोई खबर आती है, आप लोगों के ज़रिए, युवाओं के ज़रिए, कोई पेरेंट्स के ज़रिए या हमारे खुद के डिपार्टमेंट के लोगों के ज़रिए कि कहीं पे ड्रग्स कंज्यूम किया जा रहा है, तो उन जगहों पे फटाफट उस टाइम रेड करके, उस टाइम उनको एनफोर्स करके उस हॉट स्पॉट को ख़त्म करने का, और उसके लोग जो उसके सरगना हैं उनके ऊपर एक्शन करने का। और दूसरा तरीका है, इसको हम अवेयरनेस कहें या रिहेबिलिटेशन कहें, कि जो लोग कंज्यूमर्स हैं उनको हम एज अ क्रिमिनल्स ना देख के बल्कि एज अ पेशेंट उनको हम देखते हैं, और उनकी कोशिश की जाती है कि उनका इलाज हो, उनको हम सही मेडिकल फैसिलिटी दे पाएँ, उनको एक अच्छा सोशल वो लाइफ दे पाएँ जिससे कि वो अपनी सोसाइटी में रीइंटीग्रेट हो पाएँ। तो जहाँ तक एनफोर्समेंट PSAs की बात है, तो PSA जो है वो ड्रग क्रिमिनल्स के लिए, जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, चाहे वो कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स को फैला रहे हों या फिर उसके बाद ड्रग्स के साथ कोई क्राइम भी कर रहे हों। लेकिन जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको हम क्रिमिनल्स ना देख के बल्कि उनको एक प्रॉब्लम का उनको खुद वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सभी युवा युवतियों को अपील करूंगा कि जो किसी भी तरीके से इसका हिस्सा बन चुके हैं, जो कंज्यूम कर रहे हैं, कि ये अल्टीमेटली कोई भी ड्रग्स से जो है फ्री इसके साथ साथ खुश नहीं रह पाया है। ये अंदर से इंसान को वीक कर देती है और अल्टीमेटली आपको फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, सोशली, मॉरली हर तरीके से ख़त्म कर देती है। तो इससे अगर आप दूर रहना चाहते हैं तो आप प्लीज़ संपर्क करें। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमारे पास रिहेबिलिटेशन सेंटर है, एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी है, हमारे पास साइकेट्रिस्ट अच्छे डॉक्टर्स हैं जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और पूरा एश्योरेंस हमारे ज़रिए रहेगा कि हम उन जो बच्चे हमारे साथ जुड़ के इससे बाहर निकलना चाहते हैं हम उनको पूरा हेल्प करेंगे और कोशिश करेंगे उनको रीइंटीग्रेट सोसाइटी में वापस करने की, किसी भी तरीके से अगर वो सोसाइटी से दूर हटें। लेकिन जहाँ तक बात क्रिमिनल्स की, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाइयाँ कंटिन्यू की जाएंगी। सर, हम चाहते हैं कि एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप होल सोसाइटी के लिए अपनी तरफ से एक मैसेज दें, चाहे वो यंगस्टर हैं जो अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, और होल सोसाइटी के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका एज अ IAS डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट? देखिए, आपने क्योंकि शुरू में ही कहा कि मेन जो आपके ऑडियंस है वो युवा ऑडियंस है, और इस टाइम आपने सही कहा, एग्ज़ाम का एक प्रोसेस रहता है, सब बच्चे एग्ज़ाम की तैयारियां करते रहते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स हों, और साथ में ही बाकी जो ऑडियंस रहेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज मेरी तरफ से जो रहेगा वो यही है कि देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल इन लाइफ। हम वर्ड जो इम्पॉसिबल है उसको अपनी डिक्शनरी से हटा दें, कि हम जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, अगर उसके ऊपर फोकस किया जाए, आप उसको देयर इज़ अ सेइंग बाय स्वामी विवेकानंद कि यू टेक एन आइडिया, you drink that idea, you eat that idea, you live that idea, make that idea your life, and then you will realize that idea, then you will get that whatever dream you are achieving. तो मान लीजिए कोई बच्चा अगर पायलट बनना चाहता है तो वो सुबह शाम उसके दिमाग में, उसके माइंड में बस वही थॉट होना चाहिए, सिंगल थॉट कि पायलट बनना है, तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू करेगा और वो अपने ड्रीम को अचीव करेंगे। तो इसी तरीके से नेगेटिव थॉट्स भी हैं। अगर हम स्ट्रेस लेते हैं या कोई नेगेटिव थॉट्स को शुरू करते हैं, वो भी अपनी एक चेन शुरू कर देंगे और वो कहीं ना कहीं हमें वीक कर देंगे। तो जो थॉट्स हमें स्ट्रॉन्ग बनाए, हम उन थॉट्स को लें, जो थॉट्स हमें वीक बनाए उन थॉट्स को दूर रखें। और हमारी यही कोशिश रहनी चाहिए कि ना सिर्फ हम एज इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग हों बल्कि एज ए सोसाइटी वी शुड ऑल्सो बी स्ट्रॉन्ग, और ताकि हम नेशन को, अपने देश को आगे लेके जाएं। सर, हम आपका शुक्रिया करते हैं, आज अपना प्रीशियस टाइम दिया हमें
और हम जैसे बिगनर को सपोर्ट करते हैं, हर उस युवा को सपोर्ट करते हैं जो आपके ऑफिस में आते हैं, आप हर टाइम उनके लिए स्टैंड लेते हैं, तो हम आपका शुक्रिया करते हैं कि आपने हमारे साथ पॉडकास्ट किया। तो इन फ्यूचर भी हम कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से आपको बुलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस जो है वो सोसाइटी को दें। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके।